हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृतिका क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीपीएनएल की जो 2023 की नई रिक्रूटमेंट निकली हुई है उसके बारे में। आप में से बहुत से लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि मैम इसमें ये बीपीएनएल गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है और इसमें क्या काम करना होगा, और जो इसमें सैलरी मेंशन की गई है क्या वो फिक्स सैलरी मिलेगी, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। इस तरह के कुछ कमेंट्स आ रहे थे मेरी जो इस पे बीपीएनएल पर पिछली वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो कि नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बीपीएनएल की ये रिक्रूटमेंट है ये स्वरोजगार को बढ़ावा देगी। स्वरोजगार किस सेंस में, इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है आवेदन का तरीका। आवेदन करने के लिए आपको जो इनकी वेबसाइट है भारतीय पशुपालन .com, ठीक है, इस वेबसाइट पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली है वो अलग अलग पोस्ट पर निकली हुई हैं, जैसे कि केंद्र अधीक्षक, इसकी जो वैकेंसीज हैं वो है 314 और जो इसमें मासिक वेतन दिया हुआ है वो है 18,000 पर मंथ। और दूसरी निकली है सहायक केंद्र अधीक्षक, इसकी जो टोटल वैकेंसीज हैं वो है 628 और जो इसकी सैलरी है वो है 15,000 रुपये। और तीसरी कैटेगरी की हमारी जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो है कार्यालय सहायक, इसमें जो वैकेंसीज हैं वो है 314 और सैलरी 12,000 रुपये मेंशन की गई है। नेक्स्ट है प्रशिक्षक की, इसकी जो वैकेंसीज हैं वो सबसे ज़्यादा है जो है 942 और जो इसमें मासिक वेतन है यानी मंथली सैलरी वो है हमारी 15,000 रुपये पर मंथ। और जो लास्ट है वो है MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, जो इसकी टोटल वैकेंसीज हैं वो है 628 और इसमें जो सैलरी है वो 10,000 रुपये पर मंथ रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ पर मंथ सैलरी मेंशन की गई है ये सैलरी आपको फिक्स मिलेगी या फिर इसमें कुछ आपको टारगेट बेस्ड जॉब है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इन वैकेंसीज के लिए क्या क्या जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। केंद्र अधीक्षक के लिए आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए किसी भी विषय में। अगर आपने स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया है BA BSc BCom तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और सहायक केंद्र अधीक्षक के लिए अगर आपने 12th क्लास की हुई है किसी भी विषय में तो आप एलिजिबल हैं। और कार्यालय सहायक के लिए आपने 12th क्लास की होनी चाहिए और इसके साथ ही आपको हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए और इसके अलावा कुछ एक्सपीरियंस यहाँ पर मेंशन किया गया है। नेक्स्ट, जो प्रशिक्षक है उसके लिए आपने किसी विश्वविद्यालय से कृषि डेयरी में या तो ग्रेजुएशन किया हो या फिर 2 साल का डिप्लोमा इसमें किया हो पशुधन में, और इसके अलावा 3 साल का जो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। MTS के लिए आपने किसी भी विषय से संस्था से 10th क्लास पास की होनी चाहिए। इसके अलावा आपको कार्यालय की साफ़ सफाई और वहाँ पर इस तरह का जो अनुभव है वो होना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है अगर आप 10th पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके अलावा अन्य योग्यताओं में यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपका करैक्टर है वो भी अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर इसके अलावा कुछ मेंशन नहीं किया गया है। और यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो जॉब्स है हमारी 1 और 2 जो कि है केंद्र अधीक्षक और सहायक केंद्र अधीक्षक, इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये एक फील्ड जॉब है, यानी कि इसमें आपको फील्ड में जाकर काम करना होगा। और जो 3 to 5 हैं जो कि है हमारे पास कार्यालय सहायक, प्रशिक्षक और MTS, इसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि आपको प्रशिक्षण केंद्र पर नियुक्ति दी जाएगी, यानी कि जो जहाँ पर मेन वर्क होता है वहाँ पर जो आपकी पोस्टिंग है वो होगी। और जो हमारा वो है केंद्र अधीक्षक और सहायक केंद्र अधीक्षक, इसके लिए आपको फील्ड में जाकर वर्क करना होगा। अब
क्या काम करना होगा उसके बारे में हम पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं, फिर आपको आगे वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी कि आपको इसके लिए क्या काम करना है। अब हम बात कर लेते हैं एज लिमिट। एज लिमिट केंद्र अधीक्षक के लिए है 25 से लेकर 45 साल, सहायक केंद्र अधीक्षक के लिए है 21 से 40 साल, कार्यालय सहायक के लिए 21 से 40 साल, प्रशिक्षक के लिए 21 से 40 साल, एमटीएस के लिए 21 से 30 साल। फ्रेंड्स, मैंने इसमें 2021 में अप्लाई किया था और मैं इसमें सिलेक्टेड हूँ और इसीलिए आपको बेहतर ढंग से बता सकती हूँ कि इसमें क्या वर्क प्रोफाइल है, क्या सैलरी है, ये सारी चीज़ें। और जो इसमें अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 5 फरवरी 2023। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है कि 5 फरवरी 2023 यानी कि सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस के बारे में। बहुत से जो लोग हैं उनका कमेंट आ रहा था कि मैम इसमें फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। तो जब ये हर साल तकरीबन बहुत सारी वैकेंसीज बीपीएनएल में रिलीज़ होती हैं और जो इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा ही रहता है। आप चाहे किसी भी वर्ग से हैं, आप चाहे जर्नल हैं, एससी, एसटी, ओबीसी हैं, तो भी सभी के लिए जो फ़ीस है वो इक्वल रहेगी। केंद्र अधीक्षक के लिए 945 रुपये, सहायक केंद्र अधीक्षक के लिए 828 रुपये, कार्यालय सहायक के लिए 708 रुपये, प्रशिक्षक के लिए 591 रुपये और एमटीएस के लिए जो फ़ीस है वो है 472 रुपये लगेगी। और इसमें अलग से कोई जीएसटी नहीं देना है, 18% जीएसटी ऑलरेडी इसमें इंक्लूड है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो आपको क्या क्या काम करना होगा। अगर आप केंद्र अधीक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तब आपको क्या करना होगा, अपने ज़िले में ब्लॉक लेवल पर आपको क्या करना होगा, बीपीएनएल पशुपालक कौशल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना करनी होगी, यानी कि आपको ट्रेनिंग देनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है बीपीएनएल पशुपालक कौशल प्रशिक्षण केंद्र का समुचित प्रबंधन व संचालन करना। और जो केंद्र अधीक्षक है उसी की जिम्मेदारी है कि वो जो कौशल प्रशिक्षण केंद्र है उसको प्रॉपरली चलाए। इसके अलावा आपको प्रति स्तर यानी कि हर 6 मंथ में 60 की संख्या में प्रशिक्षणार्थियों की व्यवस्था करना है। मतलब कि आपको 6 मंथ में जो 60 लोग हैं उनको यहाँ पर उनका जो इसमें उनको करवाना है, उनको यानी कि कौशल देना है, प्रशिक्षण देना है। नेक्स्ट है कि आपको जो ये 60 लोग होंगे जिनको ट्रेनिंग देनी है, उनको उनकी अगर ट्रेनिंग होने के बाद 1 मंथ के अंदर अंदर आपको उनकी नियुक्ति भी करवानी होगी। तो ये सब जिम्मेवारियां केंद्र अधीक्षक की है। नेक्स्ट है इसके अलावा जो लास्ट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है निगम की स्वस्थ पशु सुरक्षित पशुपालक योजना। मतलब जो इनकी बीपीएनएल की अलग अलग योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना और उनको जो पशुपालक हैं यानी कि जो पशुओं को पालते हैं, गाय भैंसे जो भी लोग रखते हैं, उन तक वो जो योजनाएं हैं उनका प्रचार प्रसार करना। और आपको क्या क्या अधिकार मिलेंगे, आपको मिलेंगे कि आपके जो अंडर में 2 केंद्र अधीक्षक होंगे, सहायक केंद्र अधीक्षक होंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि आपको अगर केंद्र अधीक्षक के कार्य क्षेत्र में अगर 2 सहायक केंद्र अधीक्षक नहीं होंगे तो आपके साथ निगम की लिखित अनुमति के साथ सहायक केंद्र अधीक्षक नियुक्त किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है कर्तव्य। कर्तव्य यह है कि अगर आपके साथ सहायक केंद्र अधीक्षक नहीं है तो जो सारे जो टारगेट्स हैं जो भी हमने डिस्कस किए हैं वो आपको अकेले ही पूरे करने होंगे। इसके अलावा आपको जो आपके अंडर दूसरे वर्कर्स हैं उनसे काम करवाना होगा और जो आपको एक टारगेट दिया जाएगा, जैसे कि सेल्स का टारगेट हो सकता है कि 1 मंथ में आपको इतनी सेल करनी है, उसको कंप्लीट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है और जो आपके अंडर वर्कर्स हैं उनसे भी उस टारगेट को पूरा करवाना। नेक्स्ट है कि आपको जो भी दिया गया लक्ष्य अनुरूप प्रशिक्षण है वो सुनिश्चित करना कि जो प्रॉपर जो प्रशिक्षण है वो जो दूसरे वर्कर्स हैं उन्हें मिले। नेक्स्ट है कि जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको नियंत्रण करना। नेक्स्ट है आपको कि आपने जो भी काम किए हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो आपको टाइम टू टाइम बीपीएनएल को देनी होगी। नेक्स्ट है आपके लाभ क्या होंगे। लाभ है कि आपको 18,000 रुपये जो मासिक वेतन है वो दिया जाएगा और हर साल उसमें 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। और इसके अलावा आपको 3,000 रुपये वाहन भत्ता दिया जाएगा। वाहन भत्ता आपको इसलिए दिया जाएगा बिकॉज आपको इसमें टारगेट पूरा करना है। टारगेट
जो पिछली वैकेंसीज थी उसमें ये थी कि इनकी 5 लीटर की एक 5 लीटर की एक कैन थी जिसका कि आपको सेल करनी थी। और अभी जो ये 2023 की वैकेंसीज है इसमें भी कुछ आपको इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल करनी होगी अलग अलग जगह जाकर। इसलिए आपको जो वाहन भत्ता है वो 3,000 रुपये अलग से दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर यह भी मेंशन किया गया है कि अगर आप टारगेट पूरा नहीं करेंगे तो आपको ये 3,000 रुपये नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट है सहायक केंद्र अधीक्षक। इसके लिए जो लक्ष्य है यानी कि जो इनको काम करना है वो है कि इनको जो तहसील लेवल है, तहसील लेवल पर कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना है और उसका प्रचार प्रसार करना। इसके अलावा जो भी बीपीएनएल पशुपालक कौशल प्रशिक्षण केंद्र है उन पे लक्ष्य अनुसार प्रवेश करना। नेक्स्ट है जितनी भी तहसील्स हैं उनमें जो अलग अलग युवा हैं उनका कौशल विकास प्रशिक्षण में उनको प्रोत्साहित करना कि वो इसमें इनरोल करें। और इसके अलावा आपको टारगेट होगा कि आपको कम से कम 30 लोगों को इसमें लेकर आना है उनको प्रशिक्षण दिलाने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि जो स्वस्थ पशु सुरक्षित पशुपालक योजना है बीपीएनएल की उसका आपको प्रचार प्रसार करना है और पशुपालकों तक उसका लाभ पहुंचाना है। नेक्स्ट है आपके कर्तव्य ये है कि आप केंद्र अधीक्षक के अधीन काम करेंगे तो उनके निर्देशों की आपको पालना करनी होगी। नेक्स्ट है आपको अपने जो भी काम किए हैं उसकी जो रिपोर्ट है वो टाइम टू टाइम अपने सीनियर यानी कि केंद्र अधीक्षक को या फिर बीपीएनएल को देनी होगी। लक्ष्य में आपको जो मासिक वेतन है वो 15,000 रुपये मिलेगा और उसमें हर साल 10% की जो बढ़ोतरी है वो की जाएगी। इसके अलावा आपको अलग से 2,000 रुपये वाहन भत्ता मिलेगा और ये आपको तब मिलेगा अगर आप जो लक्ष्य है वो पूरा करते हैं। लक्ष्य यानी कि टारगेट, जो भी आपको सेल्स का टारगेट इसमें मिलेगा अगर आप उसे पूरा करते हैं तो आपको ये मिलेगा, अदरवाइज़ ये आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा कार्यालय सहायक। तो इसके लिए जो उनको काम है वो क्या करना है, उनको करना है कि जो बीपीएनएल के पशुपालक कौशल प्रशिक्षण केंद्र है उसमें प्रॉपर रिकॉर्ड रखना। और नेक्स्ट है कि जो कंप्यूटर से संबंधित काम होते हैं और जो केंद्र का अधीक्षक है वो जो भी काम बता रहा है वो सारा कार्यालय सहायक को करना होगा। इसके अलावा जो सभी रिकॉर्ड्स हैं, दस्तावेज हैं, कार्यालय के जो भी कार्य हैं केंद्र अधीक्षक द्वारा वो सारे काम उसे कार्यालय सहायक को पूरे करने होंगे। उनका कर्तव्य है कि वो जो केंद्र अधीक्षक है या फिर बीपीएनएल उसको अपने जो भी उसने काम किए उसकी रिपोर्ट टाइम टू टाइम देनी। इसके लिए आपको 12,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी और उसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। यानी अगर आपकी सैलरी 12,000 रुपये है तो हर साल उसमें 1,200 रुपये की जो बढ़ोतरी वो होगी। नेक्स्ट है हमारी जो वैकेंसी थी वो थी प्रशिक्षक की। अभी प्रशिक्षक को क्या क्या काम करना होगा, उसको सबसे पहले तो जो वहाँ पर इनरोल होंगे जो भी युवा प्रशिक्षण लेने के लिए यहाँ पर इन सेंटर्स पर जाएंगे उनको प्रशिक्षण देना है यानी कि ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा किसानों में, पशुपालकों में इसकी जागरूकता फैलाने की, भेजो अपने बच्चों को, भाई बहन जो भी है उनको यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए भेजो। इसके अलावा जो केंद्र पर मतलब प्रॉपर जो ट्रेनिंग है वो दी जाए इसकी जिम्मेदारी प्रशिक्षक की होगी। आपको जो सैलरी है वो है 15,000 रुपये पर मंथ मिलेगी। इसमें हर साल के बाद 10% की जो इंक्रीमेंट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा लास्ट MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ को क्या काम करना है, उनको जो ऑफिस है यानी कि जहाँ पर भी ट्रेनिंग दी जाएगी या फिर जो भी आपका वर्किंग के लिए आपको जो भी एरिया दिया जाएगा वहाँ पर आपको प्रॉपर साफ़ सफाई मेंटेन करनी है। इसके अलावा वहाँ पर कमरों को खोलना, लॉक करना, इसके अलावा फ़ोटोकॉपी करना और रिकॉर्ड सेक्शन के अभिलेखों का रखरखाव यानी जो भी रिकॉर्ड्स हैं उन्हें प्रॉपर साफ़ सफाई करके रखना। इसके अलावा और भी जो डेली के छोटे छोटे काम होते हैं वो सारे MTS को करने होंगे। और MTS को जो सैलरी है वो 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगी और उसमें हर साल 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिखा गया है कि जो कर्मचारी है वो किसी भी तरह का विज्ञापन, प्रचार प्रसार सामग्री एवं अन्य स्टेशनरी का खर्चा
उसको जो BPNL है उसकी बिना परमिशन के नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब जहाँ पर BPNL की जो भी इनकी योजना है उनका प्रचार प्रसार करने के लिए जो एडवर्टीज़मेंट करनी है या फिर कुछ और स्टेशनरी लग रही है तो उसको आपको BPNL की बिना परमिशन के उसका खर्चा अलग से नहीं मिलेगा। यहाँ इसके अलावा यहाँ पर कुछ खास नहीं लिखा गया है और यहाँ पर सिर्फ ये बहुत इम्पॉर्टेंट लिखा है कि अगर आपको जो टारगेट दिया गया है अगर आप उसे पूरा नहीं करेंगे तो जो आपका मासिक वेतन है, जिसकी मैं पहले बात कर रही थी कि ये जो फिक्स सैलरी लिखी गई ये आपको फिक्स मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसमें जो ये जनरली टारगेट बेस्ड जॉब्स रहती हैं तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अपना टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो ये जो सैलरी यहाँ पर लिखी गई है इसमें कटौती की जाएगी। यहाँ पर साफ साफ ये बात मेंशन की गई है और यहाँ पर लिखा गया है कि जो इसमें सिलेक्ट होंगे जो भी कैंडिडेट्स उनका 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा वो मुफ्त में किया जाएगा। यानी कि अगर भगवान ना करे कि किसी के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उनका जो 2.5 लाख रुपए का बीमा BPNL की तरफ से किया जाएगा जो कि उनके परिवार को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारे इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस ये है कि जो इसमें लास्ट डेट है उस तारीख तक जितने भी यहाँ पर आवेदन आएंगे सबसे पहले तो उनकी जांच की जाएगी। उसके बाद जो आप इसमें अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देंगे उस पर आपको संपर्क किया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आप बिल्कुल सही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाएं। इसके बाद आपका एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। तो फ्रेंड्स मैं ये ऑनलाइन एग्ज़ाम खुद दे चुकी हूँ। तो इसमें क्या होता है कि आपको 5 से 6 सब्जेक्ट्स के इसमें क्वेश्चंस आते हैं जो कि लगभग पिछली बार थे जो 50 क्वेश्चंस थे और ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। यानी कि आप अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल कंप्यूटर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। और देखने में आया कि जो कुछ कैंडिडेट्स हैं वो इसमें नकल करके भी एग्ज़ाम दे देते हैं, लेकिन जो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का टाइम है वो काफ़ी कम रहता है। अगर आप चीटिंग करने की कोशिश करते हैं तो आप जो पूरे क्वेश्चंस हैं वो उनके आंसर नहीं दे पाते हैं विद इन गिवन टाइम। तो चलिए ये तो हो गई हमारी सिलेक्शन प्रोसेस के बात। और इसके अलावा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि एग्ज़ाम होने के बाद अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक नोटरी करवाकर एक घोषणा पत्र भेजना होगा। और यदि आप ये 100 रुपये के स्टाम्प पर नोटरी करवाकर जो घोषणा पत्र है वो नहीं भेजते हैं तो जो आपकी जो इसमें वो कैंसिल कर दी जाएगी। यानी कि आपको आगे की स्टेजेस के लिए यानी कि इंटरव्यू के लिए उसमें नहीं विचारा जाएगा। तो इसके जो कैंडिडेट्स ये 100 रुपये का स्टाम्प पर मतलब जो आपने फ़ीस भरी है वो तो अलग से भरी है। अगर आप एग्ज़ाम जो वो पास कर लेते हो तो उसके बाद आपको ये भेजना है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी करवाकर। और फिर उसके बाद जो आपका है वो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में जो सफल रहने वाले आवेदकों को फिर उनके बाद उनको कार्यशैली रिपोर्टिंग व अन्य आवश्यक जानकारी के लिए 1 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो फ्रेंड्स आपका इंटरव्यू है ये जनरली जयपुर में होता है और इसकी जो जानकारी है वो आपको आपकी ईमेल आईडी पर दी जाएगी। और ये जयपुर के अलावा इस बार लखनऊ में भी होगा और इसके लिए आपको कोई भी यात्रा भत्ता यानी कि ट्रैवल अलाउंस नहीं दिया जाएगा। आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं तो आपको अपने खर्चे पर जयपुर या फिर लखनऊ में पहुंचना होगा उसके इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट है फिर ये दुर्घटना बीमा की हम बात कर चुके हैं कि 2.5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा होगा। तो अभी बात करते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम आपको कितने मार्क्स का रहेगा और उसमें कितने मार्क्स आपको लेकर आने हैं। जो हमारा MTS है उसके लिए जो लिखित परीक्षा है वो नहीं होगी। बाकी जो हमारी 4 वैकेंसीज थी यानी केंद्र अधीक्षक, सहायक केंद्र अधीक्षक, कार्यालय सहायक और प्रशिक्षक, इनके लिए जो लिखित परीक्षा है वो 50-50 अंकों की रहेगी जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा जो इंटरव्यू है वो हमारी 5 वैकेंसीज़ के लिए होगा और जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं 50 मार्क्स, टोटल मिलाकर हो गए 100 मार्क्स। और MTS के लिए ओनली इंटरव्यू होगा जिसके 50 मार्क्स हैं। तो फ्रेंड्स ये आप अपने
सोच समझ कर ही इसमें अप्लाई कीजिए। कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में रहता है या फिर हरियाणा में रहता है, अगर उसको लगता है कि वो जयपुर या फिर लखनऊ जाकर इंटरव्यू दे सकता है, तो तभी आप इसमें अप्लाई करें। अदरवाइज़ आपको सोच समझ कर ही इसमें अप्लाई करना चाहिए कि केवल इसमें फ़ीस भर के अपने पैसे ख़राब आप मत कीजिए। इसके अलावा अगर आप सेल्स की जॉब करने में इंटरेस्टेड हैं, यानी कि आप जो भी इसमें आपको टारगेट दिया जाएगा, अगर आप वो पूरा कर सकते हैं तो ही आप इसमें सोच समझ कर अप्लाई कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात, और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो ये बीपीएन है, यानी कि भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ये गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। अभी यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको 60% मार्क्स लाने होंगे, यानी कि 100 नंबर का अगर हो रहा है हमारा एक इंटरव्यू के 50 नंबर और रिटन एग्ज़ाम के 50 नंबर, तो आपके 60% मार्क्स इसमें आने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आपको जो एमटीएस है उसके लिए ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ओनली इंटरव्यू होगा। और अब बात करते हैं परीक्षा का स्थान। यहाँ पर लिखा गया है कि जो एग्ज़ाम है आपका वो ऑनलाइन होगा, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप अपने घर पर बैठकर अपने मोबाइल, कंप्यूटर, या फिर अगर आपके घर पर इंटरनेट की उतनी सुविधा नहीं है तो आप किसी साइबर कैफ़े में जाकर भी एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है कि जो इसमें आवेदन है वो आप कैसे कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए आपको भारतीय पशुपालन .com जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है और वहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। आगे मैं आपको करके बताऊँगी कि आपको कैसे इसमें अप्लाई करना है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो इनका डिटेल नोटिफिकेशन है आप उसे पढ़ लें, जो कि जिसमें उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा आपको अप्लाई करते वक्त अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और अपने साइन, जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए, उसे वहाँ पर अपलोड करना होगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिटेल मांगी गई है उसे बहुत ही ध्यान से आपको वहाँ पर भरना है। और जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर है वो अपना खुद का भरना है। अगर आपने अभी तक ईमेल आईडी क्रिएट नहीं की है तो बहुत इजीली ईमेल आईडी बन जाती है। हमारे चैनल पर भी उसकी वीडियो अवेलेबल है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि कैसे आपको अपनी ईमेल आईडी क्रिएट करनी है। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि साइबर कैफ़े में जहाँ से वो फॉर्म भरवाते हैं उनकी ईमेल आईडी भर देते हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। अपनी खुद की ईमेल आईडी और अपना खुद का मोबाइल नंबर वहाँ पर भरें। और एक बात और फ्रेंड्स, आप जो अप्लाई है वो अपने घर में अपने कंप्यूटर या फिर अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से साइबर कैफ़े में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और जो फ़ीस है वो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी माध्यम से भर सकते हैं। और जो उसका आप प्रिंट आउट लेकर रख ले या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख ले, जिसमें कि अपनी डिटेल होगी। और अभी फ़ोटो की बात है, फ़ोटो की जो वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है और आपको सन ग्लासेस वगैरह लगाकर फ़ोटो इसमें अपलोड नहीं करनी है। और जो उसका साइज़ है फ़ोटो का वो 50 KB से 100 KB तक ही होना चाहिए, ना तो 50 KB से कम और ना ही 100 KB से ज़्यादा होना चाहिए। और जो साइन है वो आपके 20 KB से 50 KB तक होने चाहिए। और जो इसका फॉर्मेट है वो JPEG फॉर्मेट होना चाहिए। और इसके अलावा कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। ये जो BPNL कंपनी है ये एक निजी क्षेत्र की कंपनी है, जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि प्राइवेट कंपनी है। और जो इसकी स्थापना है वो 2009 में हुई थी। इसके अलावा यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में लिखा गया है और कुछ फ़ोन नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप जो ये 5 तरह की वैकेंसीज़ है इन सभी में अप्लाई करना चाहते हैं या फिर किसी 2 में, किसी 3 में, तो उसके लिए आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और अलग अलग फ़ीस भरनी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि अगर आप एक बार फ़ीस भर देते हैं तो जो फ़ीस है वो आपकी
वापस नहीं होगी। कि कोई भी अगर उसमें गलती रह जाती है, कुछ भी होता है, तो एक बार सबमिट की गई फ़ीस वापस नहीं होगी। और किसी भी कैंडिडेट का जो फॉर्म है उसे एक्सेप्ट करना या फिर ना एक्सेप्ट करना, इसका जो अधिकार वो निगम के पास सुरक्षित है। यहाँ पर नेक्स्ट लिखा गया है कि जो प्रॉपर फिल किया हुआ फॉर्म है वो ही एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम आपकी ईमेल आईडी पर या फिर डाक के द्वारा आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट है इसके जो प्रशिक्षक केंद्र है उसके बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि बीपीएनएल पशुपालक कौशल प्रशिक्षण केंद्र भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड द्वारा भारत सरकार की कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के अनुरूप संचालित किए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण केंद्र है, यानी ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। और भारत सरकार की कौशल विकास प्रशिक्षण नीति, जैसे कि हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो इस पर काफ़ी जोर देती है कि आपको स्किल इम्प्रूवमेंट करनी है। तो इसी तरह का कुछ यहाँ पर लिखा गया है कि ये आपकी स्किल इम्प्रूवमेंट करेगा। और इसके अलावा इसमें आप क्या कुछ सीखेंगे, आपको पशुपालन और डेयरी से संबंधित, मतलब पशुपालन और डेयरी से संबंधित जो आपकी स्किल्स हैं वो इसमें इम्प्रूव होंगी। इसमें यही कुछ लिखा गया है। और अभी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम बात करते हैं कि जो हमारा इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा जो कि ऑनलाइन होगा, उसके लिए क्या सिलेबस है, क्या स्कीम है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा। जैसे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि एमटीएस को छोड़कर बाकी सभी के लिए जो रिटन एग्ज़ाम है वो होगा और उसमें टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे और वो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी उसमें 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन पर को मार्क करना है। इसके अलावा नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होंगी, यानी कि अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको उसका 1 नंबर मिलेगा और अगर आप गलत आंसर देते हैं तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसीलिए आप पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट इसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन प्रशिक्षण का क्या तरीका है। आपको एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, बाकी फ्रेंड्स ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होगा उसका जो तरीका है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है, यानी कि आपको 2 दिन पहले ईमेल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आपको क्या क्या किस तरह से एग्ज़ाम देना है। और फिर जिस दिन आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स होगी उस दिन आपको 15 मिनट पहले ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगा जिस पर कि आपको अपना एग्ज़ाम देना है। तो इस तरह की कुछ जनरल यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस है वो दी गई हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी वीडियो के हम लास्ट में पहुंच चुके हैं और यहाँ पर मुझे आपको जो इम्पॉर्टेंट बात कहनी थी वो ये यहाँ पर वैसे मेंशन किया गया कि आप नकल ना करें एट्सेट्रा, लेकिन अगर आप अपने घर पर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वैसे तो आपका ये फ़र्ज़ है कि आप नकल ना करें, लेकिन ये सब आपके ऊपर है। और यहाँ पर जो इसका एग्ज़ाम है वो तुरंत ही आपके जो मोबाइल कंप्यूटर जिस पर भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तुरंत ही आपका जो इसका रिज़ल्ट है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सिलेबस दिया गया है और सब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि कौन कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर आएंगे। आप वीडियो को अगर फ्रेंड्स मैं ये भी एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके जो ये सिलेबस है वो नोट कर सकते हैं। यहाँ पर हिंदी का सिलेबस है और ये हमारा इंग्लिश का सिलेबस और ये हमारा मैथ का सिलेबस और ये है हमारा तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग का सिलेबस। और नेक्स्ट है हमारा दैनिक विज्ञान यानी कि साइंस का सिलेबस और नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर का सिलेबस। और यही सब जो सब्जेक्ट है यानी कि टोटल 6 सब्जेक्ट्स, इनमें से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि हम सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें ऑलरेडी डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये तो रहे सारे वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बीपीएनएल की रिक्रूटमेंट के बारे में, और अब ये आपके ऊपर है कि आपको इसमें अप्लाई करना है या नहीं। ये सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। अब आई होप कि आप सही तरीके से सोच समझकर ये डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको कोई और क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप बेझिझक वीडियो में जो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा जो बीपीएनएल की रिक्रूटमेंट
2022 में आई थी, 2021 में आई थी, उससे रिलेटेड भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ पहले। उसका वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह एग्ज़ाम होता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें।